तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने 5 मार्क्स और 3 मार्क्स का प्रश्न लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। और सबसे पहली बात यह है कि सर आपको रटने की टेंशन नहीं, याद रखना, याद करने का झंझट नहीं, जबरदस्त तरीके से मैं आपको क्लास में ही समझाने की कोशिश करूंगा। और इस तरह से आप लोगों को टोटल में 5 सेट प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले आप लोग सेट नंबर 1 को अच्छी तरह से कवर कीजिए। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ सर आप जो समझा रहे हैं वो सारे चीजें हम लोग को समझ में आ रही है, तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट करेंगे सेट 2 तुरंत मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आइए सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करेंगे। सर आप देखेंगे मेरे भाई यूट्यूब में बहुत ही कम होती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जैकबोर्ड का, लेकिन मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सब्जेक्टिव में पूरा सिलेक्टेड होगी। ठीक है, चलिए सर पहला क्वेश्चन है सर हमारा कि पंचशील समझौता क्या था। सबसे पहला एकदम 5 मार्क्स का, और हो सके तो कॉपी पेन में लिख कर रख ले, 5 मार्क्स का ये आएगी। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में किया गया एक समझौता है जो 1954 में हुई थी। इसमें 5 सिद्धांत को रखा गया। हमारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई, याद रखिए क्या मैंने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई के बीच में एक समझौता होती है। इस समझौते में मेरे दोस्तों 5 सिद्धांत को रखा जाता है। कितने सिद्धांत को मेरे शेरनियों? 5 सिद्धांत को रखा जाता है। और ये सिद्धांत 5 सिद्धांत अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन से अच्छे संबंध बनाने की पहल की। अब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि अरे चीन सुनो, हम लोग दोनों साथ में रहते हैं और हम लोगों का दोनों मिलकर हम लोग सारे काम को करेंगे, यानी व्यापार हो या आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, मशीनरी हो, सारे चीज हम लोग दोनों साथ में मिलकर करेंगे, तो इससे आपका भी देश का कल्याण होगी और हमारे देश का भी कल्याण होगा। अब मेरे दोस्तों ये प्रस्ताव रखा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1949 में चीनी क्रांति के बाद 1949 में होती है हमारा खतरनाक चीनी क्रांति। चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला भारत पहले देशों में से एक था। और मेरे दोस्तों चीन में चलता था, जैसे हमारा भारत में उस समय चल रही थी कांग्रेस पार्टी, उस समय चीन में चल रहा था, याद रखिए, कम्युनिस्ट सरकार। तो भारत ने हमारा भारत पहला ऐसा देश है विश्व का जिन्होंने चीन को कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन दिया। अब मेरे दोस्तों 29 अप्रैल, पूरे डाटा को अपने पॉकेट में भर के रख लीजिए, हाँ भाई हमने पॉकेट में, 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रमुख चाओ इन लाई ने के बीच एक समझौता हुई जिसमें 5 समझौता रखा गया। और ये 5 समझौता को हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करेंगे। एक एक बिंदुओं को ध्यान रखना है। पहले क्या लिखना है मेरे भाई कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हाथ फैलाया। और ये मेरे दोस्तों याद रखिएगा 1949 में चीन में चल रही थी चीनी क्रांति। भारत पूरे विश्व सॉरी भाई, भारत पूरे विश्व का एक ऐसा देश है जहां उन्होंने पहली बार हमारा कम्युनिस्ट सरकार की मदद करी है, सहायता की है, कम्युनिस्ट सरकार को स्वीकार किया है। ठीक 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई के बीच एक समझौता होती है जिसे हम लोग पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। इसमें 5 सिद्धांत बताया गया था। आइए सर 5 को सिद्धांत क्या क्या है रे दादा, तोहनी थोड़ा ध्यान दे भी रे भाई, कहा कहते तोहनी के पास एक क्वेश्चन हुआ, तोहनी के पेपर में 100% छापतो रे भाई, याद रखिए दादा। एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे। अब भारत, याद रखिएगा, ये हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारा चाओ इन लाई, दोनों के बीच में पहला समझौता होती है। क्या समझौता होती है मेरे भाई? पहला समझौता होती है कि दादा रे हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, याद रखिएगा, हम लोग आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। जो भी लड़ाई होगी हम लोग बैठकर इसकी मुकाबला करेंगे, बैठकर हम लोग इसका निवारण निकालेंगे कि आखिर हमारा झगड़ा किस वजह से हो रही है, पहला कारण। दूसरा सर कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। अगर मेरे दोस्त हमारे भारत के अंदर में क्या हो रहा है ये आप चीन के प्रधानमंत्री को देखने का अधिकार नहीं है। चीन के अंदर में क्या हो रही है ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखने की कोई जरूरत नहीं है। यह बताया गया कि हमारे आंतरिक मामले में अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो इसका जिम्मेदार हमारा अपना देश होगी और इसका सुलझाने का भी कोशिश करेंगे हम अपने, इसमें हम लोग किसी को दखल नहीं देंगे। दूसरा बात है सर
एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को आदर करेंगे और आपकी जो क्षेत्रीय अखंडता है, आपका जो रहन सहन है, चीन का रहन सहन, भारत का रहन सहन जैसा है, इसके रहन सहन, खान पान, याद रखिएगा, वेशभूषा का हम लोग सम्मान करेंगे, एक दूसरे का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि चीन के लोग मेढक को निचोड़ कर खा जाते हैं, ये हमारा यहाँ का कल्चरल है, हम लोग मेढक तो मेढक क्या छिपकली को भी पकड़ के खा जाते हैं। तो मेरे दोस्तों कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, हम लोग अखंडता को बनाए रखेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तीसरा के बाद चौथा पॉइंट में बताएगा कि समानता और परस्पर मित्रता का भावना, और हमेशा हमारे दिल में ये ख्याल होगी हमेशा कि हम एक दूसरे को मदद करेंगे, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हम एक दूसरे के मित्रता को भावना पूर्वक जगाए रखेंगे। कभी भी ऐसा हमारे मन में खटास पैदा नहीं होगा कि हम आपका दुश्मन बन गए और आप मेरा दुश्मन बन गए। हम लोग हमेशा मित्र ही रहेंगे, मित्र पूर्वक ही हमारा जीवन यापन गुजरेगा। चौथा पॉइंट पांचवा में बताएगा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व करेंगे। सहअस्तित्व का मतलब होता है मेरे दोस्तों मिलजुल कर रहेंगे। याद रखिएगा, हमारा कहना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई का कहना है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, कोई भी विवाद, कोई भी आपदाएं आती है तो हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे। ये था सर हमारा 5 सिद्धांत, जिसे हम लोग 5 समझौता के नाम से जानते हैं। एक बार सच बताइयो दादा कि तोहनी हमार बतवा बुझली कि ना बुझली रे, एकदम सच बताइए दादा, एकदम बताए भी रे भाई, ठीक हो, क्या कहते तोहनी के कमेंट से हमार ताकत मिलो रे दादा। दूसरा क्वेश्चन आइए सर, अभी मैं 5 मार्क्स वाला बात कर रहा हूं और लिख के रख ले मेरे शेर, आप कहीं भी स्टडी कर रहे इतना बेटर तरीके से आपको नहीं मिला होगा। देखिए मेरे भाई, हरित क्रांति क्या है। सबसे पहला बात कि हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू होती है, 1960-70 के दशक में शुरू होती है। और ये हरित क्रांति की जहां तक हमें लगता है मेरे दोस्तों, ये हमारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और हरित क्रांति के 2 सकारात्मक, ये क्वेश्चन मैं जब से पढ़ रहा हूं या जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से यह क्वेश्चन पूछता चला आ रहा है, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक पहलुओं का विचार विमर्श करें। सबसे पहला बात करते सर हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त की गई नई तकनीकी थी। याद रखिएगा, भारत सरकार ने कहा कि किसानों पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब जब हम किसानों पर ध्यान देंगे तो उसके लिए किसानों का उपयोग में आने वाले सारे चीजों को हम लोग को सबसे पहले देखना होगा, वह किस प्रकार के बीज का प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों जब हम उस पर चर्चा किया गया, जिस पर सर्च किए गए, तो पता चलता है कि ये बीज सही किस्म का नहीं है। तो मेरे दोस्तों बताया गया कि आप सही किस्म का बीज कहां से लाया जाए, तो विदेशों से सही बीज लगाया गया। लाने के बाद मेरे दोस्तों ऐसा बीज का हाइब्रिड बीज लाया गया जिससे हमारा कृषि व्यवस्था में क्या होगी, सुधार हुआ। आगे लिखा गया सर, जिसके अंतर्गत अपने देश की खेती में आधुनिक विकास के लिए मुख्यतः नए कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप। याद रखेगा, अब जैसे हमारा फसल हम लोग रोप दिए, रोपने के बाद फसल लगाने के बाद उस पर बैठ जाता है भाई कीट मतलब समझते हैं ना, कीड़ा मकोड़ा लग जाते हैं। या तो मेरे दोस्तों कोई पौधा ऐसे है जिसके खाद्य की आवश्यकता होती है, तो अच्छे आधुनिक तौर तरीके पर हम लोग खाद्य पदार्थ दिए। साथ ही साथ अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा लग जाते तो हम लोग कीटनाशक का अच्छे कीटनाशकों का प्रयोग किए, तब जाकर हमारा हरित क्रांति विकास की ओर जा पाए। ठीक है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। अब इससे क्या हुआ, हम हाइब्रिड बीज लाए, हम कीटनाशकों पर ध्यान दिए, साथ ही साथ मेरे दोस्तों हम लोग खाद्य पदार्थों पर ध्यान दिए, तो इससे हमारा फसल की जो क्षमता थी, पैदावार था, काफी वृद्धि हो गई। इससे हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, पंजाब हरियाणा से शुरुआत होती है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहला मेरे भाई हरित क्रांति के 2 सकारात्मक पहलू। सकारात्मक का मतलब होता है मेरे शेर, याद रखिएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि क्या सही काम किया हमारा हरित क्रांति ने। पहला काम सर, हरित क्रांति में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। अब जो बड़े बड़े किसान थे, बहुत बड़े बड़े किसान थे, उसको काफी फायदा हुई। क्यों भाई, क्योंकि जब उसके पास हरित क्रांति नहीं आई थी तो वह सही तरीके से बीज को रोपते थे, लेकिन मेरे दोस्तों वह बीज सही किस्म का होता ही नहीं था, तो फसल का उत्पादन कैसे होगा अच्छा तरह से। फिर उसके पास खाद्य नहीं पदार्थ नहीं था सही तरह से, साथ ही साथ मेरे दोस्तों उसको छिड़काने के लिए कीटनाशक नहीं होते थे, तो इससे बड़े किसानों पर काफी प्रॉफिट हुआ।
नहीं मेरे दोस्तों, इससे क्या हुआ कि बड़े बड़े किसान भाई जो थे, भूस्वामी जो होते थे, इस पर देखा गया मेरे दोस्तों कि 3 गुना वृद्धि हुई उनके फसल में। 3 गुना, पहले 10 क्विंटल होती थी तो इस साल 30 क्विंटल हुआ है। पहला, ज्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी। सबसे ज्यादा फोकस किया गया था चावल गेहूं पर, लेकिन इन दोनों में अगर सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो गेहूं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। तो गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद मेरे दोस्तों हरित क्रांति के कारण देश अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। अब हरित क्रांति से ही मेरे दोस्तों याद रखिएगा, हरित क्रांति से ही अब हमारे देश आत्मनिर्भर बन गए हमारे खाद्य पदार्थ से। अब मेरे दोस्तों क्या हुआ कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है, इससे लोग अपने भरण पोषण यानी अपने फल सब्जियों को बेचकर वो अपने घर का परिवार को चलाते थे तथा आर्थिक जरूरतों को वह पूरा कर सकते थे। ये सर हमारा सकारात्मक पहलू था पहला। दूसरा, अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो हमारा नकारात्मक पहलू, सर हमारा नकारात्मक पहलू क्या है? तो मेरे शेर, कृषि क्षेत्र के मशीनरी रोजगार के अवसर में कमी हुई। जहां पे 10 व्यक्ति मिलकर खेत में काम करते थे, याद रखिएगा नकारात्मक पहलू ध्यान से सुनिए, जहां पर 10 व्यक्ति मिलकर काम क्या करते थे, वहां पर मेरे दोस्तों एक मशीन आई, जिस मशीन को चलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति आई, बाकी 9 व्यक्ति क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। समझ में आया नकारात्मक पहलू क्या है? जिसमें मेरे दोस्तों जहां पे 10 व्यक्ति काम क्या करते थे, वहां पर एक मशीन आने से, एक आधुनिक मशीन आने से एक व्यक्ति ही काम कर पा रहे हैं, बाकी 9 व्यक्ति बेरोजगार हो गए। ठीक है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी फैली और दिन प्रतिदिन इससे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी फैलता नजर आया और ग्रामीण जनसंख्या का शहर की ओर पलायन हुआ। और मेरे दोस्तों देखने लगा सारे लोग कि गांव में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब गांव के लोग बेरोजगार है तो कमाएंगे कहाँ? तो वो क्या करते, शहर की ओर जा रहे, कोई दिल्ली जा रहे, कोई मुंबई जा रहे, कोई कोलकाता चले जा रहे कमाने के लिए। ठीक है, पहला हमारा नकारात्मक पहलू ये था सर। दूसरा सर बात करते हमारा गरीब और भूमिहीन किसानों का शोषण और दमन हुआ। याद रखिएगा, पहला के बाद अगर मैं दूसरा में बात करूं, गरीब और भूमिहीन किसानों का शोषण हुआ। जो गरीब किसान थे उस पर सरकार ध्यान ही नहीं दिया, जो गरीब किसान होते थे उस पर ध्यान ही नहीं दिया, जो भूमिहीन किसान होते थे वो ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, शोषण हुआ और दमन हुआ, जिससे देश में नक्सली आंदोलन को बल मिला। और मेरे दोस्तों ये था हमारा नकारात्मक पहलू। और 2 मैंने बताया सकारात्मक पहलू। आंख बंद करके इन दोनों क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे मेरे शेर। बड़ी तगड़ा तरीके से मैं अपने तरफ से बताया हूं, जो कोई ऐसा स्थान ना हो जहां पे ये क्वेश्चन अभी तक पूछा ना गया है। ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया पंचशील समझौता, किन्हीं 5 सिद्धांतों के बारे में चर्चा करना है। इसके बाद सकारात्मक और नकारात्मक हरित क्रांति के बारे में बताया हूं। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, श्वेत क्रांति क्या है? सबसे पहले तो मेरे दोस्त याद रखना है कि कुरीन याद रखे, कुरीन इसका जनक कौन है भाई? डॉक्टर कुरीन याद रखिए भाई, ठीक ना। तो मेरे दोस्तों श्वेत क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति की भरी सफलता, जब हरित क्रांति पूरा सफलता होने लगा, जब मेरे दोस्तों हमारे हरित क्रांति पर देखा गया कि हम कृषि का फसल का उत्पादन अच्छा हुआ, फसलों में पैदावार अच्छी हुई, फसलों में ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुई, तो अब ध्यान दिया जाए हमारा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है सर? दुग्ध उत्पादन से, दूध मिल्क उत्पादन से। ठीक है, तो हरित क्रांति की भारी सफलता देखने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। ऑपरेशन फ्लड किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति को ही हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिसे श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। मेरे दोस्तों श्वेत क्रांति से तात्पर्य हमारा दुग्ध उत्पादन से है, और सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ पे होती है? तो बताएंगे सर उत्तर प्रदेश में। अब मेरे भाई आप बोलेंगे सर क्या इसमें भी अच्छा गाय को रखा गया? इसमें मेरे दोस्तों हाइब्रिड इंजेक्शन लगा करके इस गाय को मोटा किया गया। इससे जो गाय पहले 10 किलो दूध देते थे अब 30 किलो देने लगे। तो श्वेत क्रांति से जिस तरह से हमारा हरित क्रांति में जैसे सफलता हुई, तो इसी तरह से श्वेत क्रांति में भी हमारे सरकार ने ध्यान दिए और दूध उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कामराज योजना का क्या उद्देश्य है भाई? याद रखना है कामराज योजना किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, याद रखिए कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण होते थे, जो अपने आप को कहते थे मैं कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर हूं, अपने सरकार सेवा छोड़कर कांग्रेस संगठन के लिए काम करे,
ताकि कांग्रेस को फिर से मजबूती मिल सके। और मेरे दोस्तों, जब कांग्रेस पार्टी टूटने लगे, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, कामराज योजना किसे कहते हैं? जब कांग्रेस पार्टी आप लग रहा है मेरे दोस्तों कि आप टूटने वाले हैं, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बात तुम आपका जिंदगी का 10 दिन है, यस या नो, तो हमारे घर वाले क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? हमें और फल फ्रूट खिलाते हैं, यस या नो, ताकि मेरे 10 दिन की जिंदगी अच्छे से गुजरे। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी को जब लगने लगा कि अब ये पार्टी टूटने वाला है, तो उस कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो वरिष्ठ नेता होते थे, जो महान लीडरशिप होते थे, वो नेतागण मेरे दोस्तों दूसरे व्यक्तियों को समझाते थे अपने पार्टियों को बचाने के लिए। इसी को कहा गया हमारा कामराज योजना। फिर से सुनिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण अपने सरकार की सेवा छोड़कर कांग्रेस संगठन के लिए काम करे, ताकि कांग्रेस को फिर से मजबूती मिल सके। कांग्रेस को फिर से क्या मिल सके? मजबूती मिल सके। इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, कामराज योजना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सपोर्ट कीजिएगा ना मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ना 5 सेट तैयार किया धाकड़ तरीके से। लेकिन बाबू रे, आप लोग ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। जो भी बंदा ने ज्वाइन कर लिए हैं, मैं हर दिन टेस्ट अपलोड करता हूं, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट लगाइए फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, टू द पॉइंट, एकदम फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा, जिस तरह से आप लोगों का फाइनल एग्जाम होती है ना, उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फीस मात्र 99 रुपया है भाई। एक सेट का, एक टेस्ट सीरीज का 4 रुपया दाम है। एक दिन में हम लोग 4 रुपया खा के उड़ा देते हैं, यस या नो भाई? तो एक सेट का 4 रुपया है। 4 रुपया नहीं मेरे दोस्तों, 2 रुपया है। क्यों पता है? क्योंकि मैं पहले 5 सेट प्रोवाइड किया था, और इस बार पता है मेरे दोस्तों, मैंने अभी तक इंग्लिश में 10 सेट प्रोवाइड किया हूं, पॉलिटिकल साइंस में 8 सेट प्रोवाइड किया हूं। एक सेट में आपको 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यकीन मानिए, इसमें टाइमर भी उठेगी, कितना मिनट में आप सही कर रहे हैं, कितना मिनट में आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, इसके बाद कितना क्वेश्चन आपने सही किया, कितना आपका मार्क्स आई है, ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, आपका ग्रेड कौन सा बन रहा है, सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, समझ जो बची है ना, इसको इंपॉर्टेंट मानिए और 99 रुपए का कोर्स को ज्वाइन कीजिए, मात्र 99 रुपीज में। इसमें क्या क्या मिलेगा? सिलेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका क्या है मेरे भाई? तो ये आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। और अगर हमारे साथ सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप क्रैश को उसको आपको ज्वाइन करना है। समझ में आ रही मेरी बात को ना? चलिए सर, अब आते हैं सर क्वेश्चन पे। वैश्विक ताप वृद्धि क्या है? आज सभी को पता है, दिन प्रतिदिन हमारे तापमान बढ़ती जा रही है। पहले 40 डिग्री, फिर 50 डिग्री, दिन प्रतिदिन हमें लग रहा है कि हमारे तापमान क्या हो रही है भाई? वृद्धि हो रही है, यस या नो? दिन प्रतिदिन अगर हमारे तापमान में वृद्धि होगी, तो मेरे दोस्तों हम लोग रहेंगे कहां? तो वही कह रहा है हमारा कि वैश्विक ताप वृद्धि क्या है। वैश्विक ताप वृद्धि का मतलब हमारी धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी। यानी अगर मैं बात करूं 2024 में अगर तापमान 44 डिग्री है, तो यकीन मानिए 2025 में हमारा तापमान 45 डिग्री का होगा। यानी कहीं ना कहीं हमें इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। ठीक है, तो वैश्विक तापमान वृद्धि का मतलब है हमारी धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी। सामान्यतः प्राकृतिक कारणों से और मानवीय गतिविधियों से भी तापमान में बढ़ोतरी होती है। और यह तापमान जो बढ़ रही है ना मेरे भाई, ये हमारा कारण है, किसी और का कारण नहीं है। ये आपका कारण की वजह से हमारे तापमान वृद्धि हो रही है। ये हमारे कारण से तापमान वृद्धि हो रही है। आप सोचेंगे सर क्यों? तो क्योंकि दिन प्रतिदिन हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग क्या करें, कल कारखाने को बसा रहे हैं। और कल कारखानों से बसाने के लिए मेरे दोस्तों हमें निकालना पड़ता है चिमनियों से धुआं। और ये धुआं काफी जहरीली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और काफी तापमान वाली गैस होती है। तो ये हमारे वातावरण में फैल जाती है, जिससे हमारे धरती का तापमान बढ़ जाता है। आइए सर बात करते हैं अगला। यह बढ़ोतरी असल में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की बढ़ोतरी के कारण होती है। ग्रीन हाउस गैस, अब जैसे मेरे दोस्तों दिन प्रतिदिन हम लोग कूलर, फ्रिज, एसी ले रहे हैं, तो इससे भी तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है ना, सीएफसी का हमारा निकलती है। तो ये सीएफसी गैस जो है मेरे दोस्तों हमारा वातावरण में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, और जिससे हमारा तापमान में वृद्धि होती है। याद रखिएगा, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो का जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CFC आदि गैस हमारा क्या होती है, वैश्विक ताप वृद्धि में बढ़ोतरी कर रही है भाई। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ठीक है। ये मैं टेलर दे रहा हूं, बस मैं देखना चाहता हूं कि कितना बंदा है जो मूवी देखना चाहते हैं हमारे साथ, है ना। मैं मूवी दिखाने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग टिकट कटाइए। पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो सम्मेलन क्या है? आप सभी को पता है मेरे दोस्तों की 1992 में हमारा पृथ्वी सम्मेलन होती है रियो डी जेनेरियो में। कहां पे? याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो में हमारा होता है क्या, पृथ्वी
सम्मेलन, इस बात को ख्याल रखिएगा। तो देखिए मेरे भाई, पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब होता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। यूएनओ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रीय एवं एक सम्मेलन ब्राजील में रखा गया। मेरे दोस्तों, यूएनओ जो आप सभी को पता है 6 अंग होती है यूएनओ का, नहीं पता है तो सबसे पहले यही याद कीजिए। यूएनओ का 6 अंग होती है, जिसमें से मेरे दोस्तों एक अंग में यह बताएगा कि पृथ्वी सम्मेलन किया जाए। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया जाएगा, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे ही पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स का आता है भाई, तो कभी 3 मार्क्स का आता है। फिर से सुनिए, 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे के केंद्रित एक सम्मेलन रखा। कहां पे, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इसी को हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ओजोन परत में छिद्र होती है, आप सभी को पता है मेरे भाई। ये जो हम लोग का गर्मी बढ़ रही है ना भाई, पराबैंगनी किरण हमारा धरती पर आने से रोकती है कौन, ओजोन लेयर, ओजोन परत। जिस दिन ओजोन परत छिद्र हो जाएगी ना, हम लोग अंधा हो जाएंगे। डायरेक्ट हमारे पराबैंगनी किरण हमारे आंखों पर पड़ेगी और हम अंधे हो जाएंगे, है ना। इसलिए मेरे दोस्तों, हम सभी को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग फ्रिज कूलर का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो हमारा एक दिन ऐसी आएगी जब हमारे पूरे ओजोन लेयर पतला हो जाएंगे और छिद्र होकर पराबैंगनी किरण हमारी धरती पर पहुंचेगी और दुनिया के सारे व्यक्ति क्या हो जाएंगे, अंधा हो जाएगा। तो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। कमी होने का भी कारण है, घिसता नजर आ रहा है। देखिए, हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, जैसे कलम खरीद रहे, दिन प्रतिदिन इसकी मोटाई घटेगी भाई। क्यों घटेगी, क्योंकि हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पर अगर हम लोग इस्तेमाल ना करें, सही तरीके से रख दिए इस तरह से, जाओ रख दो, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह से हमारा जो पृथ्वी है ना मेरे भाई, दिन प्रतिदिन हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस वगैरह जो हम लोग निकाल रहे हैं, इससे हमारा तापमान, इससे हमारा वायुमंडल में जब हमारा सोलुबल हो जा रही गैस, सारी गैस सोलुबल होने के बाद वो ऊपर उठती है। ऊपर होने के बाद हमारे ओजोन लेयर को मेरे दोस्तों पतला करता हुआ नजर आता है। एक समय ऐसी आएगी कि ओजोन लेयर पतला हो जाएगी, छिद्र हो जाएगा, पराबैंगनी किरण हमारी धरती पर पहुंच जाएगी। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन की गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इस ओजोन पर परत में छिद्र होना भी कहते हैं। इससे परिस्थिति तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक वास्तविक खतरा मंडरा रही है, और ये खतरा बहुत जल्द हम लोग को ही देखने को मिलेंगे। हमारे माता पिता तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हम लोग को देखने को मिलेगा। मूल निवासी कैसे कहते हैं, यकीन मानिए मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा गया 2022-23 के पेपर में, एग्जैक्ट याद नहीं है, देखेंगे आप। मूल निवासी उसे कहते हैं जो लंबे समय से किसी एक निश्चित स्थान पर रहता हुआ आ रहा है, उससे हम लोग मूल निवासी कहते हैं। जैसे हम झारखंडी है और हम यहाँ पे रहते हैं धनबाद जिला में, तो हम कई सालों से रह रहे हैं। यानी मेरे दादा, मेरे बाप का भाई, मेरे दादा, मेरे बाप का दादा, उनके दादा, इस तरह से परदादा रहते आ रहे हैं। तो हम लोग क्या हो गए, मूल निवासी हो गए। जो लंबे समय तक किसी एक निश्चित स्थान पर रहता हुआ दिखे, उसको हम लोग मूल निवासी कहते हैं। किसी देश के मूल निवासी वह लोग हैं जो उस देश में एक लंबे समय से निवास कर रहे हैं। जो हम क्या करते हैं भाई, एक लंबे समय से हम लोग क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। मूल निवासी आज भी उस देश के संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने में से ज्यादा अपने परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रों पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। ये था सर हमारा मूल निवासी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोग मूल निवासी के बारे में समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगा। एजेंडा 21 क्या है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई। एजेंडा 20, नाम ही से हमें लग रहा है भाई, एजेंडा मतलब बोलते हैं ना भाई, न्यूज वाले के एजेंडा फैला रहे हैं, नहीं बोलते भाई, तो भाई एजेंडा 21 है। एजेंडा 21 टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए। आप खतरनाक क्वेश्चन, और इससे भी खतरनाक क्वेश्चन हमारा टिकाऊ विकास प्रणाली क्या है भाई, 3 मार्क्स का आता है एग्जाम में क्वेश्चन, याद रखिएगा। एजेंडा 21 टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित प्रथाओं की परिस्थिति जिम्मेदारी की एक सूची है, याद रखना है। एजेंडा 21 टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित प्रथाओं की पारिस्थितिकी जिम्मेदारी की एक सूची है, इससे हम लोग बोलते हैं एजेंडा 21। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल। खतरनाक क्वेश्चन मेरे भाई, याद रखिएगा। क्या मेरे भाई, खतरनाक क्वेश्चन हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। इससे भी खतरनाक क्वेश्चन हमारा निशास्त्रीकरण।
याद रखिएगा। इससे भी खतरनाक क्वेश्चन हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 देश, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन हमारा आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करें। तो इन सब सारे क्वेश्चनों के बारे में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग सारा बंदा मिलकर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप लोग सारा स्टूडेंट्स कमेंट करें, देखने के बाद कैसा फील हो रहा है।